अब अपना टॉपिक है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी यानी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये लिखा हुआ है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी एक जो आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझते हैं आप? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम ना जिसमें अंदर से कुछ बाहर जा सके ना बाहर से अंदर आ सके, उसको कहते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि आइसोलेटेड है, यानी उसके अंदर जो कुछ है बस वही रहेगा, ना बाहर से कुछ आएगा ना अंदर से कुछ बाहर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे शब्द लिखा है कंजर्वेटिव यानी कंजर्व्ड। कंजर्व शब्द की मीनिंग का क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए आप। कंजर्व शब्द का मतलब होता है जो भी चीज़ कंजर्व है वो प्रोसेस से पहले जितनी थी और प्रोसेस के बाद जितनी होगी वो अमाउंट दोनों ही बराबर होंगे, यानी टोटल जो निकलेगा वो प्रोसेस के पहले जितना था और टोटल जो प्रोसेस के बाद हम निकालेंगे वो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं कंजर्व होना। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब यहाँ पे हम किसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं? एक सिस्टम के चार्ज की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मतलब एक सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहता है वो हमेशा उतना ही रहता है, प्रोसेस के पहले भी उतना रहता है, प्रोसेस के बाद भी उतना ही रहता है। उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज ये लिखी हुई है कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, मतलब वैल्यू प्रोसेस के पहले प्रोसेस के बाद जितनी थी बराबर आएगी। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में लिखा है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, कॉमा चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, a similar phenomena is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with law of conservation of electric charge. मतलब उन्होंने ये कहा कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो दोनों बॉडी पे चार्ज आता है, आना भी चाहिए। जब दो चीज़ों को रब करते हैं तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं दूसरे पे आते हैं, तो बनी बात है दोनों पे चार्ज आएगा, है ना। और आगे लिखा है सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी ऐसी बॉडीज होंगी जिनको हम आपस में रब करते हैं, जैसे अगर हम कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर्स में रब करते हैं तो भी दोनों में चार्ज आता है। तो उन्होंने ये कहा कि एक्सप्लेन करिए कि जो ऑब्जर्वेशन है ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करने वाला, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एप्लीकेबल है, लग रहा है, कंसिस्टेंट है, मीन्स एप्लीकेबल है, मतलब वैलिड है, कुछ भी कहिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने एग्जांपल वही लिया कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ आपस में रब कर दिया, रब कर दिया। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। 8 इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क में चले गए, तो ग्लास से अगर 8 इलेक्ट्रॉन चले गए तो जी पे +8 और सिल्क में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए यानी -8 हो जाएगा। तो पहले तो न्यूट्रल था ना, तो इसका जो Q होगा इस जगह पे वो 0 हो जाएगा, इसका Q 0 हो जाएगा, यानी टोटल चार्ज QTI, मतलब टोटल चार्ज इनिशियली निकालेंगे तो 0 + 0 = 0। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो मैं बता चुका हूँ +8 अगर लिखा है तो चार्ज +8E हुआ, वो -8 लिखा है तो चार्ज -8E हुआ। ठीक है, तो अगर QTF यानी टोटल चार्ज फाइनली अगर निकालेंगे, और चार्ज वैसे भी आपको पता है विद साइन ऐड किया जाता है, तो जब हम विद साइन इसको ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई ये दे रहा है कि टोटल चार्ज इनिशियली और टोटल चार्ज फाइनली दोनों बार बराबर आ रहा है। 0 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है कि बराबर आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर बाई चांस शुरुआत में -8E या सपोज -10E इस तरफ आता तो आफ्टर दैट, आफ्टर द प्रोसेस भी वो उतना ही आता। ठीक है ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसका मतलब हेंस हम कह सकते हैं, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट, राइट। चलिए, तो यहाँ पे एक बात और हम निकाल लेते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से कि यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज, सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज
दो बॉडीज़ के सिस्टम के लिए अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि अगर पहली बॉडी में चार्ज Q1 था पहले, बाद में Q2 था टोटल, और बाद में एक प्रोसेस हुआ जिसमें क्या हुआ कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, तो पहली बॉडी का नया चार्ज Q1 डैश, दूसरी बॉडी का नया चार्ज Q2 डैश, तो ये टोटल, ये दोनों क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। यानी अगर दो बॉडीज़ हैं तो उनके लिए ये आपके लिए एज अ फॉर्मूला काम करेगा। अब आप सोचोगे कि सर इसका यूज़ क्या है, तो मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ थी, ठीक है, ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी। इस पे जो चार्ज था सपोज़ +10 कूलम था, और इस पे जो चार्ज था वो सपोज़ -2 कूलम चार्ज था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोनों बॉडीज़ को आपस में सपोज़ हमने टच करा दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टच कराने के बाद क्या हुआ कि ए बॉडी पे चार्ज, अगर हमने किसी ने कह दिया कि ए बॉडी पे चार्ज कितना है 5 कूलम है, और बी पे आप पता करो कितना चार्ज है, ठीक है, बी वाली पे नया चार्ज पता करो कितना है। तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, वही कि अगर दो बॉडीज़ हैं तो चार्ज कंजर्व रहता है, और कंजर्व रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बॉडी का चार्ज प्लस बी बॉडी का चार्ज इनिशियली इज इक्वल टू ए बॉडी का चार्ज प्लस बी बॉडी का चार्ज फाइनली, मतलब ये फाइनली और ये इनिशियली। तो इनिशियली कितना था, ए का +10 था, बी का -2 था, ए का +5 है, और बी का फाइनली हमें चार्ज निकालना है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे माय डियर, तो हमारा ये जो आंसर आएगा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 - 2 8, 8 - 5 3, यानी कि बी वाली बॉडी पे जो फाइनली चार्ज आएगा 8 - 5 3 कूलम आ जाएगा प्लस का, ये आंसर आएगा। ओके।